हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो। आज से हम क्या है, प्रबंधन की क्लास शुरू करने वाले हैं और कोशिश करेंगे हम 1 घंटा पूरी क्लास लें, क्योंकि काफ़ी बड़ा है चैप्टर, काफ़ी कुछ रहता है इसमें समझाने के लिए। तो सभी रेडी हो? ठीक है, तो हम लोग शुरू करें आज की क्लास। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। प्रबंधकीय स्तर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरू का टॉपिक यही है इसमें, प्रबंधकीय स्तर क्या होता है, तो भाई समझ लेते हैं। हम्म, तो प्रबंधन एक सार्वभौमिक शब्द है। सबसे पहली चीज़, प्रबंधक कैसा है? सार्वभौमिक शब्द है, यानी सब जगह मौजूद है। हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज में, जहाँ पे भी हर जगह प्रबंधन है ना। आप घर में हो, आपके घर में मम्मी खाना बनाएंगी, पापा सब बाहर का काम देखेंगे, पैसा कमाएंगे। आप मम्मी का हाथ बटाओगी, भैया पापा का हाथ बटाएंगे। ये सब प्रबंधन का काम है। ठीक है, इन सबसे मिलकर ही प्रबंधन चल रहा होता है। ठीक है, जिसे किसी उद्यम में संबंधों के समूह में एक दूसरे से जुड़े लोगों द्वारा कुछ कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि उद्यम में के संबंधों के समूह, संबंधों का समूह ही तो है हमारा घर, ऑफिस, संबंधों का समूह है। मम्मी पापा भाई बहन ये सब आपस में संबंधित हैं और समूह भी हैं, और किसी न किसी उद्देश्य के लिए आपस में जुड़े हैं। हम फैमिली वालों का उद्देश्य क्या है? मिलकर परिवार में रहना है, परिवार में जीवन यापन करना है ना। अलग अलग जाएंगे तो फिर तो हो गया काम। मिलकर परिवार बन रहा है ना, साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं, तो ये सब क्या है? प्रबंधन ही है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति का संबंधों की श्रृंखला में किसी न किसी कार्य विशेष का पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। जो अभी अपन ने जाना कि हर इंसान का एक न एक उत्तरदायित्व होता है। वही हमने बताया था, मम्मी का काम है खाना बनाने का, भाई पापा का काम है कमाने का। ये सब उनके उत्तरदायित्व भी तो हैं। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं, है ना। उत्तरदायित्व कब दिए जाते हैं? उत्तरदायित्व तो दिए हैं आपने, अब अधिकार भी तो देना पड़ेंगे, है ना। पापा को बाहर रहने का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, वो बाहर जाके कमाएंगे कैसे? मम्मी ने बोल दिया पैसे कमाओ, लेकिन ज़्यादा देर घर नहीं रहोगे, तो ऐसा मुमकिन है क्या? मम्मी से बोल दोगे आप ज़्यादा तेल मसाला यूज़ नहीं करोगे, लेकिन खाना टेस्टी बनना चाहिए, तो खाना टेस्टी बनेगा क्या? कैसे बनेगा भाई? आप उन्हें अधिकार उतने सीमित दोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? जितना उत्तरदायित्व उतना अधिकार भी तो हो। ठीक है, तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व का संबंध व्यक्तियों को अधिकारी एवं अधीनस्थ के रूप में एक दूसरे से बांधते हैं। अधिकार और उत्तरदायित्व का यह संबंध दोनों की मिली जुगत से क्या होता है? व्यक्तियों को अधिकारी एवं अधीनस्थ के रूप में एक दूसरे से बांध के रखते हैं। ठीक है, इसमें संगठन के विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है। इसमें संगठन के विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है, बड़ा छोटा, ये सब कैसे होते हैं? अधिकार और उत्तरदायित्व के अनुसार। ठीक है, घर का जो बड़ा होगा उस पर अधिकार ज़्यादा होंगे तो उत्तरदायित्व भी ज़्यादा होंगे। मिडिल जैसे मम्मी है अपनी, पापा के पास उत्तरदायित्व ज़्यादा है तो अधिकार भी ज़्यादा हैं, वो जो कहते हैं वही घर में होता है। उसके बाद मम्मी आती हैं, उन पर थोड़े कम अधिकार हैं, लेकिन उत्तरदायित्व भी उन पर उस हिसाब का ही है। ठीक है, इसके बाद बच्चे आते हैं, उनके अधिकार भी कम है और उत्तरदायित्व भी उनके कम है। ठीक है, तो ये स्तर बन गए एक तरह से। तो किसी संगठन के अधिकार श्रृंखला में 3 स्तर होते हैं। ओके, कितने स्तर होते हैं? 3, किसी भी संगठन में। ठीक, उच्च स्तरीय, पहला आएगा क्या? उच्च स्तरीय प्रबंधन। यह संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। ये उच्च स्तरीय अधिकारी होंगे जिन्हें हम कई नामों से जानेंगे। यह सामान्यतः कैसे होंगे? चेयरमैन, मुख्य अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान आदि नामों से ये जाने जाएंगे। ठीक है, इतने नाम इनके होते हैं, ध्यान रख लेना। चेयरमैन, मुख्य अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, प्रधान और उप प्रधान। उच्च प्रबंधन, विभिन्न कार्यात्मक स्तर के प्रबंधकों की टीम होती है। उच्च प्रबंधन में एक अकेला इंसान नहीं होगा, कई अधिकारियों की टीम होगी। एक अकेला अगर होगा तो क्या होगा? उसके एब्सेंस में कंपनी बंद हो सकती है या बेंटाधार हो सकता है उसका। तो उच्च अधिकारियों की भी एक टीम होती है ना। मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, और भी कई नाम होते हैं कि आप लोग का काम क्या है? मैनेजमेंट देखना सारा। अगर मैं नहीं हूँ तो आप देखोगे। ठीक है, उनका मूल कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता एवं विभिन्न विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। सभी विभागों का वो क्या देखेंगे?
कार्य देखेंगे और सामंजस्य स्थापित करके रखेंगे, है ना। एकता बना के रखेंगे तत्वों में, तत्वों से मतलब व्यक्तियों में, एवं विभिन्न विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करके रखेंगे। सभी विभागों के कार्यों को स्थापित सामंजस्य रखेंगे। वो उच्च स्तर के प्रबंधक संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। उच्च स्तर के प्रबंधक कैसे होते हैं? संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनके सर पे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं? संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए कार्य करते हैं। ये घर भी जाते हैं तो इनके पास हेडेक होती है कि यार काम ठीक से होना चाहिए, सारा भार इन पे है, क्योंकि कुछ भी अनुचित होगा तो सारी प्रॉब्लम इनके सर पे फूटने वाली है। भाई कर्मचारी को तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, वो करे कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए। लेकिन अगर लॉस में जाएगी तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे आएगा? उच्च कर्मचारियों पे, क्योंकि सैलरी तो उनको ही बनानी है ना। ठीक है, तो क्या होगा? निरंतरता के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। फर्म के जीवन के लिए ये व्यवसाय के पर्यावरण एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, फर्म के जीवन के लिए ये व्यवसाय एवं पर्यावरण के उसके प्रभाव का विश्लेषण करते रहते हैं। हमारा जो व्यापार है इसके लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए हमको, क्या लगेगा, कैसा वातावरण है, आपस में बन रही है लोगों की नहीं बन रही है, सारा इनको देखना होता है। ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब मुंह खुला के बैठा हुआ है, इससे इसके वजह से काम रुक रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे? व्यवसाय के पर्यावरण एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण करते रहते हैं कि सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके, आगे बढ़ें। इसके बाद आता है हमारा मध्य स्तरीय प्रबंधन। मध्य स्तरीय प्रबंध, ये उच्च प्रबंधकों के नीचे स्तर में ये उच्च प्रबंधकों एवं नीचे स्तर के प्रबंधकों की कड़ी होते हैं, बीच के होते हैं, मतलब ये अपर लेवल के और डाउन लेवल के बीच के होते हैं, मिडिल में। ये उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ एवं प्रथम रेखी प्रबंधकों के प्रधान होते हैं, मतलब उच्च प्रबंधकों के अधीन होंगे लेकिन निचले जो कर्मचारी हैं उनके प्रधान होंगे ये। इन्हें सामान्यतः विभाग प्रमुख, परिचालन प्रबंधक अथवा संयंत्र अधीक्षक कहते हैं। ठीक है, विभाग का प्रमुख कहते हैं या तो इन्हें, या परिचालन प्रबंधक अथवा संयंत्र अधीक्षक कहते हैं। इनका इंग्लिश में एक मिनट नाम देख लें तो आप लोग कहोगे कि भाई क्या है ये। डिपार्टमेंट हेड, ऑपरेशंस मैनेजर या प्लान सुपरिटेंडेंट। ठीक है, मध्य स्तरीय प्रबंधक उच्च प्रबंध द्वारा विकसित नियंत्रण योजनाओं एवं व्यूह रचना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। समझ में आया? अपने विभाग से समझते हैं। अपने विभाग से मतलब है आप लोग जो महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी कर रहे हो ना, इसमें 3 स्तर में बांट देते हैं इसको जो प्रबंधन का स्तर, इसको 3 स्तर में। उच्च स्तर पे कौन है? जिलाधिकारी। मध्य स्तर पे कौन है? हमारे परियोजना अधिकारी। और निम्न स्तर पे कौन है? हम लोग, यानी महिला पर्यवेक्षक। ठीक है, इसमें क्या बोला है? मध्य स्तरीय प्रबंधक यानी परियोजना अधिकारी। उच्च प्रबंध द्वारा विकसित नियंत्रण योजनाएं, जिलाधिकारी द्वारा जो विकसित की गई नियंत्रण योजनाएं हैं या व्यूह रचना है के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होते हैं। मतलब उनने जो योजना बना के दे दी जिलाधिकारी ने, तो मध्य स्तर यानी परियोजना अधिकारी का काम क्या होगा? उस कार्य के लिए वो जिम्मेदार हो जाएंगे। उन्होंने एक योजना का पर्चा बना के दे दिया जिलाधिकारी ने CDPO यानी परियोजना अधिकारी के हाथ में कि ये काम होना है, आप अपने निचले अधिकारियों से करवाइए, तो वो उनको करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन है? मध्य स्तरीय हैं। उच्च स्तरीय से जो आदेश आएंगे मध्य स्तरीय को करने होंगे। ठीक है, इसके बाद मध्य स्तरीय प्रबंधन और क्या होता है? उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करते हैं। समझ गए? उच्च प्रबंधक से ये ऑर्डर लेकर आए और अब इसकी व्याख्या किससे करेंगे? निम्न स्तर वाले से, कि जिलाधिकारी का आदेश है कि ये काम हो जाना चाहिए, इतनी जानकारी चाहिए। व्याख्या कर रहे हैं ना वो उच्च अधिकारी की जो बनाई गई योजना उसकी। अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करते हैं। मतलब इनके पास जो विभाग है
अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करते हैं। कितने कर्मचारी की उनको ज़रूरत है? भाई विभाग तो उनको मिल गया, विभाग का प्रधान तो उनको बना दिया, अब उनको कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है ये खुद ही देखेंगे ना, ये हर बात ऊपर पूछने जाएंगे। सुनिश्चित करेंगे कि मुझे इतने कर्मचारियों की ज़रूरत है। नियुक्ति हालांकि उच्च प्रबंधन से ही होगा, लेकिन सूची तो बना के देंगे कि मेरे विभाग में इतना काम होना है, इसके लिए इतने कर्मचारी चाहिए। तो विभाग का हेड अगर ये है तो इनको कर्मचारी की संख्या भी खुद ही बतानी पड़ेगी। इन्हें आवश्यक कार्य एवं दायित्व सौंपे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट काम इनको दिए जाते हैं, उत्तरदायित्व वाले, जो इन्हें पूरा इनको कराना होता है। इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य विभागों से सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ वे प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य विभागों से कोऑर्डिनेट करते हैं। भाई इनके पास एक विभाग भले हैं, लेकिन अब इन्हें कुछ और काम भी आ गया उसी से रिलेटेड, तो अन्य विभाग से कोऑर्डिनेट करेंगे कि नहीं, कि बैठे रहेंगे बस मेरे पास संसाधन ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो बैठे रहे थोड़े ना रहेंगे, दूसरे विभाग के पास जाएंगे, उनसे बात करें, कोऑर्डिनेट करेंगे और अपना काम निकालेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वे प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मतलब उनसे निचले कर्मचारी जो है, जैसे सुपरवाइज़र्स होंगी किसके लिए, परियोजना अधिकारी के लिए, तो जो सुपरवाइज़र जो काम देंगी इसी से इनके उत्तरदायी मतलब जो कार्य करेंगी वो इनके ऊपर आएगा। अगर हम लोगों ने मतलब पर्यवेक्षक ने सही से काम नहीं किया तो किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, CDPO यानी परियोजना अधिकारी के ऊपर, कि आप ठीक से काम नहीं करा पा रहे हो। ठीक है, तो परियोजना अधिकारी किस पर डिपेंड है, सुपरवाइज़र्स पे, कि आप हमारे लिए डेटा इकट्ठा करके लाओ, हमको जानकारी दो। ठीक है, तो मिडिल स्तर के हो गए ये। इसके बाद आएंगे थर्ड वाले पे। तीसरा कौन सा है, पर्यवेक्षकी अथवा प्रचालन प्रबंधक यानी सुपरवाइज़र, जिसके हम एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये उदाहरण के लिए बता रही हूँ, बाकी सारे विभाग में ऐसे ही काम होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छी समझ में, अपनी जॉब से रिलेटेड समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। थर्ड लेवल पे कौन आ गए, पर्यवेक्षक आ गए यानी सुपरवाइज़र्स आ गए। संगठन की अधिकार पंक्ति में फोरमैन एवं पर्यवेक्षक निम्न स्तर पर आते हैं। यही इनने बेइज्जती कर दी अपन लोगों की। ठीक है, कि प्रबंधक के अधिकार पंक्ति में हम लोग सबसे निम्न स्तर पर आते हैं। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। अब निम्न क्यों माना गया इनको, क्योंकि ये पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से मतलब है डायरेक्ट जाकर ये डेटा लेकर आते हैं। ठीक है, तो जैसे पर्यवेक्षक क्या करती हैं, कार्यकर्ताओं के पास जाती हैं विजिट के लिए और वहाँ से डेटा इकट्ठा करके ला रही हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से ये लेकर आ रही हैं सामने से। और अधिकारी क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मांग रहे हैं कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये डायरेक्ट जाकर लेकर आएंगी, प्रत्यक्ष रूप से ये अवलोकन करती हैं। ठीक है, निम्न स्तर वाले प्रत्यक्ष रूप से कार्यों का अवलोकन करते हैं। इनके अधिकार एवं कर्तव्य उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित होती हैं। इनके अधिकार एवं कर्तव्य उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित होती हैं। क्या होता है, इनके अधिकार एवं कर्तव्य उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। इन्होंने उच्च अधिकारी इनको इनके कर्तव्य और इनके अधिकार क्या होते हैं निश्चित कर देते हैं, इतने इतने हैं, इससे आगे आपको उड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, घनघोर बेइज्जती हो रही है अपनी। पर्यवेक्षण प्रबंधकों की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यवेक्षण जो होते हैं प्रबंधकों की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये सीधे एवं वास्तविक कार्यबल से संवाद करते हैं। वास्तविक कार्यबल कौन है, कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वास्तविक कार्य तो वही कर रही हैं ना, तो उनसे सीधे टच में होते हैं, डायरेक्ट संवाद करते हैं, इसलिए इनकी बेहद महत्वपूर्ण मतलब क्या है भूमिका होती है। एवं मध्य स्तरीय प्रबंधकों के दिशा निर्देशकों को कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं। मतलब क्या करते हैं, उच्च स्तर से जो आदेश आ रहा है, जो जिलाधिकारी से परियोजना पे, परियोजना से सुपरवाइज़र पे, आप सुपरवाइज़र किसको दे रही हैं आदेश, मतलब किसको बता रही हैं ये बात, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, कि ये निर्देशाएं आपको पूरे करने हैं भाई, क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग करनी है ऊपर। तो इस तरीके से काम चलते हैं। ओके,
प्रबंधक एक विकासशील विज्ञान है, विकासशील विज्ञान, ध्यान रखना है ना, विकासशील, सरल, ये विज्ञान है। फलस्वरूप इसके कार्य बदलते रहते हैं। क्या होगा कि प्रबंधक एक विकासशील विज्ञान है, फलस्वरूप इसके कार्य बदलते रहते हैं। विकासशील चीज़ें बदलती भी हैं, ध्यान रहे। प्रबंध की कार्यात्मक अवधारणा के विचारकों ने इसका प्रबंध करना, योजना बनाने, संगठन करने एवं नियोजित करने की समन्वित क्रिया के रूप में परिभाषित किया है। जो प्रचारक रहे प्रबंधन के, इन्होंने योजना बनाने, संगठन करने, नियोजित करने की समन्वित क्रिया के रूप में परिभाषित किया है इसको, प्रबंधन को, कि इसमें क्या क्या होगा, इसमें योजना भी बनेगी, संगठन भी बनेगा, नियोजन भी होगा, नियोजित किया जाएगा कार्य को, है ना। तो अतः संक्षेप में प्रबंध अनेक कार्यों का संपादन करता है। इनमें से कुछ कार्य निम्न हैं। अब कौन कौन से कार्य हैं देख लो भाई। नियोजन है पहला, प्लानिंग यानी, फिर संगठन, संचालन, संगठन भी पता ही है, संगठन यानी लोगों को जोड़ना, संचालन, अब जोड़ लिया है तो चलाओगे भी तो, समन्वय यानी कोऑर्डिनेट करके भी रखना पड़ेगा आपस में, फिर प्रेरणा या कार्य में प्रवृत्त करना यानी प्रेरित करना उनको टाइम टाइम पर, है ना। कौन कौन से, नियोजन, संगठन, संचालन, समन्वय, प्रेरणा, ठीक है। इसके बाद आएगा अपना नियंत्रण, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ा है तो निर्णय भी लेना होगा, अच्छे भी बुरे भी, हर तरीके के, जो जैसा काम करेगा, निर्णय, पनिशमेंट देना है, इनाम देना है, ठीक है, सब कुछ। नव प्रवर्तन यानी आपको इनोवेशन भी करना पड़ेगा, नया कुछ भी लाना पड़ेगा, एक ही काम करते रहेंगे तो बोरियत होगी, इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। संदेश वाहन, टाइम टाइम पर मैसेज पहुंचाना है कि ये काम होना है, ये नहीं होना है। कर्मचारियों की नियुक्ति भी करना है भाई, कोई रिटायर हो रहा है, जाहिर है भाई काम करते करते रिटायर भी होगा तो उसके बेस पर नई भी तो नियुक्ति करोगे आप। निर्देशन, डायरेक्शन, उनको निर्देशित भी करना पड़ेगा। तो ये सारे आपके कार्य क्या आ जाएंगे, आपके प्रबंध के कार्य आ जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ, याद करने वाली है, तो समझने वाली चीज़ थी, अब याद करने वाली चीज़ सुन लो ध्यान से, कान खोल के अपने, ठीक है। प्रबंधकीय कार्यों को व्यवस्थित एवं पूर्णता प्रदान करने के लिए लूथर गुलिक नाम का कोई व्यक्ति है, ने प्रबंधकीय कार्यों प्रक्रियाओं को पोस्ट कार्य में समा करने की चेष्टा की है। किसने की है? लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक नाम का कोई व्यक्ति है, इसने क्या किया है, प्रबंधन की सभी क्रियाओं को, मतलब प्रबंधन के जितने भी कार्य होते हैं उसको पोस्ट कार्य में समाहित किया है। पोस्ट कार्य क्या है? POSTCORV, ये अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको मिला के इसने क्या बनाया, पोस्ट कार्य, और इसी में इसने पूरे प्रबंधन को समाहित कर दिया, ठीक है। कुल मिला के हमारे लिए शॉर्टकट बना दिया, शॉर्ट फॉर्म बना दिया, अलग अलग याद करते, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर क्या होता है, R फॉर होता है, कहाँ गया, रिपोर्टिंग, और B फॉर बजटिंग। ये हम अलग अलग याद करें, मतलब कुल मिला के इनने भी ट्रिक बना दी है आपके लिए गुलिक ने, ठीक है। कि आप पोस्ट कार्य याद रखो तो आपको सारा प्रबंधन के कार्य याद आ जाएंगे, तो इनने किया है। अब हम गुलिक को कैसे याद करेंगे, इनने तो पोस्ट कार्य दे दिया, अब गुलिक हमें कैसे याद होगा, अब वो हम बता दे रहे हैं आपको। पोस्ट कार्य मतलब, ये आपने मतलब समझ लिए इसके। अब गुलिक को कैसे याद करोगे, पोस्ट कार्ड, आपको पोस्ट कार्ड जैसा नहीं समझ में आ रहा, पोस्ट कार्ड जैसा सुनने में, है ना। पोस्ट कार्ड है जो हम लेटर बॉक्स में डाल के आते थे बचपन में, याद होगा, है ना। डाला हो नहीं डालो पता नहीं, मेरा तो डाला था भाई लेटर, पोस्ट कार्ड, ठीक है। तो किसने किया है इसका, पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड को पोस्ट कार्ड पढ़ेंगे, और लूथर गुलिक को गुल्लक पढ़ेंगे। भाई गुल्लक कैसी होती है, लेटर बॉक्स जैसी तो होती है, उसमें भी एक होता है, लेटर बॉक्स में बड़ा सा होल होता है जिसमें लेटर चला जाता है, गुल्लक में क्या होता है, छोटा होता है जिसमें नोट चले जाते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, गुल्लक में पोस्ट कार्ड डालेंगे, तो याद हो गया आपको।
पोस्ट कॉफ की कब भी बात आए तो आपको क्या याद आएगा? गुल्लक याद आएगी, यानी गुल्ले के याद आएंगे, लगा दोगे आप आसानी से। ठीक है, हो गया वो याद। आगे चलते हैं। पोस्ट कॉर्ब अंग्रेजी के 7 अक्षरों के मेल से निर्मित किया गया है, जो 7 शब्दों के प्रथम अक्षर के घोतक हैं, जो संक्षेप में नियोजन, संगठन, कार्मिक निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन तथा बजट कार्यों को वर्णित करता है। वस्तुतः पोस्ट कार्य किसी कार्यपालन अधिकारी प्रबंधक द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बताता है। इनकी व्याख्या निम्नानुसार है। जो मैंने अभी आपको सरल शब्दों में बताया वो इनने बहुत कठिन शब्दों में बता दिया कि पोस्ट कॉप क्या है। इतनी सारी चीज़ें हैं, प्लानिंग, ये वो सबको मिला के उसने एक शब्द बना दिया। इसको याद रख लो तो पूरी आपको प्रबंधन याद आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यान रखना, इसका लिख लेना आप लोग। ये पोस्ट का आपका P फॉर प्लानिंग होती है, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्टिंग, और CO दोनों एक ही शब्द है। CO मतलब कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। ठीक है, इनके हिंदी पता है कि नहीं आप लोगों को? मीनिंग पता है कि नहीं पता है? बता दे रहे, नहीं तो कभी बताया नहीं है। देखो भाई, प्लानिंग मतलब योजना बनाना होता है। कोई भी काम करने से पहले अपन योजना प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? बर्थडे मनाना हो तो भी प्लानिंग करते हैं, इतने लोगों को बुलाएंगे, ये नाश्ता देंगे, ये लाएंगे सजावट के लिए, प्लानिंग हुई ना। दूसरी होती है ऑर्गेनाइजेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठित करना, लोगों को जोड़ना, कार्य कराने के लिए। फिर S फॉर स्टाफिंग यानी नियुक्ति करोगे अब आप लोगों की। संगठन बना लिया आपने, जोड़ लिया, अब उनकी नियुक्ति भी तो करोगे कि तुम इस पद पर काम करोगे, तुम इस पद पर काम करोगे, स्टाफिंग। D फॉर डायरेक्टिंग, निर्देश करना, नियुक्ति कर लिया, उसका काम नहीं समझाओगे क्या? तुम्हारा काम ये है डायरेक्शन देना उसको, ये काम है तुम्हारा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, भाई उनसे बातचीत भी तो करोगे, काम ठीक ठाक हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जैसे मैं तुम लोगों से पूछती हूँ ऐसे ही कोऑर्डिनेट करना। भाई मालूम नहीं करोगे क्या? समस्या तो नहीं है कुछ होने। इसके बाद आता है रिपोर्टिंग। भाई रिपोर्ट भी तो लोगे उनसे, क्या काम किया तुमने दिन भर में, कितना कर लिया, रिपोर्ट दो ज़रा। इसके बाद बजटिंग, कितना खर्चा हुआ, कितना बचत हुआ, सब बजट बनाना पड़ेगा ना उसका। तो ये सब प्रबंधन में आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है BMO एग्ज़ाम में आएगा। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्या कहलाता है? BMO। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? M फॉर MBO, क्या BMO बोल रही हूँ, देखो मेरा दिमाग। MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या कहलाता है? उद्देश्य द्वारा प्रबंधन, यानी MBO। अब MBO किसने दिया? उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन का संक्षिप्त नाम MBO है। यह एक अमेरिकी अवधारणा है जिसके प्रतिपादक पीटर F. डूकर माने जाते हैं। कितना शानदार नाम है इनका, BF डूकर। अब PF डूकर को हम MBO से कैसे याद करेंगे? अच्छा, MBO शब्द किसके जैसा लग रहा है? MBA के जैसा है ना, MBA। तो MBA कैसा सब्जेक्ट है? थोड़ा सा टफ पड़ता है ना। और टफ पड़ता है तो क्या होता है, उसको पढ़ते पढ़ते इंसान कैसा हो जाता है? बुढ़ा हो जाता है, यानी डूकर हो जाता है। डोकर बोलते हैं ना बुढ़ों को, डोकर, तो वैसे ये डूकर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करते करते MBA करते करते इंसान डूकर हो जाता है। अगर कोई क्लास में हो जिसने MBA करा है, डोंट माइंड यार, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, नहीं तो कहो मुझे डूकर बोल दिया। हम भी तो डोकर ही है यार, काम करते करते, मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते डोकर ही हुए जा रहे हैं। ठीक है, MBO आधुनिक प्रबंध की एक तकनीक या एक दर्शन या एक उपागम के रूप में लोकप्रिय हो चुका है, बहुत फेमस हो चुका है, मतलब MBO। ठीक है, ओके। प्रबंध चिंतन के पितामह पीटर F. डूकर ने अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से MBO दर्शन की और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब ये इनने एक बुक भी लिखी है, ध्यान, इनने कौन सी बुक लिखी है? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। कौन ने लिखी है? डूकर ने। अब इसको भी कैसे याद रखोगे? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट,
जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मैनेजमेंट की, करते हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है। लेकिन एग्ज़ाम का वेट करते करते हम क्या हुए जा रहे हैं? डूकर हुए जा रहे हैं भाई, डूकर हुए जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना इसको कि डूकर हो रहे हैं किसमें? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखी है? डूकर ने ही लिखी है। और MBA करते करते क्या हो रहा है? डूकर, यानी MBO भी डूकर ने दिया है। दोनों याद हो गए होंगे आपको। ठीक है, इसे स्वयं नियंत्रण के साथ जोड़ते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी संगठन के अंदर कार्यरत श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले सभी कृत्यों का सीधा संबंध उस संगठन के व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति होना चाहिए। कुल मिला के बात इनने ये बोली है कि आपके संगठन के अंदर जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसका सीधा संबंध संगठन के व्यावसायिक लक्ष्यों की ओर होना चाहिए। कर्मचारी हों, चाहे अपर हो, मिडिल हो, लोअर हो, कोई भी हो, उन सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्यावसायिक लक्ष्य, कंपनी का लक्ष्य, उनका पर्सनल लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो इसी को उन्होंने कहा है प्रबंधन उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, यानी सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कंपनी का उद्देश्य। ठीक है, इसको उन्होंने MBO कहा है। अब एक और आ जाते हैं इनके साथ ही, इनका नाम है हैरोल्ड कुंटज। के शब्दों में मैनेजमेंट क्या है वो समझ लो। हैरोल्ड कुंटज कहते हैं MBO एक व्यापक प्रबंधकीय व्यवस्था है। व्यापक प्रबंधकीय व्यवस्था मतलब व्यापक रूप से, बड़े रूप में, जो बहुत सी मुख्य प्रबंधकीय गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से एकीकृत करती है। जो बहुत सारी प्रबंधकीय गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से एकीकृत कर देती है, इधर उधर ना भागे। ताकि कोई अगर MBO के अनुसार चलेगा इंसान तो उसको क्या होगा? सब कुछ व्यवस्थित मिलेगा, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होगा। भाई निचले कर्मचारी का उद्देश्य भी क्या है? कंपनी का उद्देश्य। मिडिल का क्या है? कंपनी का उद्देश्य। अपर का क्या है? कंपनी का उद्देश्य। सब मिलकर एक ही उद्देश्य पे काम करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ एकीकृत या व्यवस्थित होगा। सिंपल इन्होंने बोला। ऐसा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्रभावी तथा कुशलतापूर्वक प्राप्ति के लिए चेतनापूर्ण निर्देशन के द्वारा किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा किसने कहा है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्रभावी तथा कुशलतापूर्वक प्राप्ति के लिए चेतनापूर्ण निर्देशन के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर क्या है? हैरोल्ड। इन्हीं ने तो कहा है। अब हैरोल्ड को आप कैसे याद करोगे? इन्होंने कहा है प्रभावी, कुशलतापूर्वक और चेतनापूर्ण, यानी प्रभावी है कार्य, कुशलतापूर्वक है। प्रभावी से मतलब है प्रभावी होना चाहिए कि लोग उसके प्रभाव में आए, ऐसा कार्य होना चाहिए, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, कुशलतापूर्वक होना चाहिए, कुशल लोग होने चाहिए, कुशलतापूर्वक कर सकें कार्य। ठीक है, इसके बाद चेतनापूर्ण होना चाहिए। चेतनापूर्ण से मतलब है जागरूक होना चाहिए। कर्मचारी अगर चेतना में रहेंगे तभी तो कार्य ठीक से होगा। तो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्रभावी तथा कुशलतापूर्वक प्राप्ति के लिए चेतनापूर्ण निर्देशन के द्वारा किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो उद्देश्य है प्रभावी और कुशलतापूर्व हो तो उसके लिए आपको चेतनापूर्ण रहना होगा, चेतना से भरा होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप हो यहाँ रह कहीं ख्याल में, कहीं हैं आपके, कहीं ख्याल जा रहे हैं, तो ऐसे आप ना प्रभावी आप उद्देश्य प्राप्त कर सकते हो, ना ही कुशलतापूर्व तरीके से। इसके लिए आपको चेतनापूर्ण होना आवश्यक है। अब 3 शब्द पकड़ लो इसका, प्रभावी, कुशलता और चेतना। इन तीनों को किसने कहा है? हैरोल्ड ने कहा है रोल। किसका रोल है? प्रभाव का, कुशल का और चेतना का। हैरोल्ड, ध्यान से। ठीक है, प्रभाव, कुशलता और चेतना का हैरोल। ऐसे याद कर लेना, प्रभाव का, कुशलता का और चेतना का हैरोल। ऐसे याद करोगे तब याद होगा ये। इस प्रकार उद्देश्यों द्वारा प्रबंध वह तकनीक है जो संगठन के सभी प्रयासों को लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देशित करता है। इस प्रकार उद्देश्यों द्वारा प्रबंध वह तकनीक है जो संगठन के सभी प्रयासों को लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देशित करती है। इस तरीके से अगर काम होता है तो क्या होगा? हम कंपनी के लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, MBO वह दर्शन या उपागम है
जो यह निश्चित करता है कि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कार्मिकों कार्मिकी के कार्यों तथा गतिविधि को कैसे जोड़ा जाए। एमबीओ वह दर्शन या उपागम है जो यह निश्चित करता है कि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कार्मिकी के कार्यों तथा गतिविधियों को कैसे जोड़ा जाए। मेन काम कौन करता है? कर्मचारी। उनकी गतिविधियों को जोड़े बिना क्या एमबीओ पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई वो काम करेंगे तब तो आपका एमबीओ कोई मतलब का है, नहीं तो कोई मतलब का ही नहीं। भाई काम तो वही कर रहा है ना, मेन काम तो नहीं का है, तो उनको पहले जोड़ना होगा। उनकी गतिविधियों कार्यों को जोड़ना होगा संगठन की प्राप्ति के लिए। एमबीओ का दर्शन इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक कार्मिक विशेषतया उच्च प्रबंधकों को यह बोध हो कि उसके संगठन के लक्ष्य उससे किस प्रकार के कार्य निष्पादन की अपेक्षा रखते हैं। अर्थात एमबीओ का दर्शन इस बात तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक कार्मिक विशेषतया उच्च प्रबंधकों को, अर्थात प्रबंधन में काम करने वाले, संगठन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विशेषकर उच्च प्रबंधक को ये पता होना चाहिए कि उसके कंपनी का लक्ष्य क्या है, उसके संगठन के लक्ष्य से क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं। जब तक उसको पता ही नहीं होगा कि मेरी कंपनी उससे क्या उम्मीद कर रही है, क्या चाहिए उसको, तब तक वो क्या काम करेगा और क्या काम करवाएगा, कुछ नहीं करवा सकता। तो माइंड में ये बात स्पष्ट हो, वैसे तो सभी कर्मचारियों के माइंड में ये स्पष्ट होना चाहिए कि कंपनी का उद्देश्य क्या है। भाई कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उनके दिमाग में लक्ष्य होगा तब वो कार्य ठीक से कर पाएंगे। तो एमबीओ यही कहता है, ठीक है, कार्यों का निष्पादन। अब आता है एमबीओ की विशेषताएं। अब एमबीओ की विशेषताएं फटाफट से देख लो। ओके, इसके उपक्रम का लक्ष्य तथा अनुरूप विभिन्न विभागों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ओके, लक्ष्य निर्धारित होते हैं इसके। यह प्रबंध की विचारधारा, दृष्टिकोण या उपागम के साथ साथ एक दर्शन है। ठीक है, समझ लो, कोई समझने की चीज़ है, बाकी ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है इसमें प्रत्येक प्रबंधक का निष्पादन स्तर इस प्रकार से निश्चित किया जाए कि वह संस्था के मूल उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। किसी भी कार्य को करने के लिए उस ऐसे कर्मचारी के नियुक्ति की जाए जो संस्था के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो, हेल्प करे, ना कि काम बिगाड़े, है ना। कई लोग होते हैं ना कि चुगलखोरों को रख लिया, उनका पूरा दिमाग चुगलीखोरी में जाएगा, वो क्या कंपनी के लक्ष्य निर्धारित करेगा, खुद में उलझा रहेगा। तो कर्मचारी आप ऐसे सिलेक्ट करो जो कि लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक हो। ठीक है। चौथा है, इसमें प्रत्येक प्रबंधक के निष्पादन का मूल्यांकन उसके लिए निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके कार्य का मूल्यांकन कैसे होगा। आपको जो निर्धारित लक्ष्य दिए गए हैं उनकी आप पूर्ति कर लो। आपको एक डेटा दे दिया गया है कि ये डेटा जो है आपको स्प्रेडशीट में भरना है, कंप्यूटर पर चढ़ाना है। आपने अगर वो चढ़ा दिया तो आपका कार्य अच्छा है, नहीं करा तो आपका कार्य गलत है, खराब काम करते हो आप। मूल्यांकन यही हो गया। तो आपको जो लक्ष्य दिया गया है उसकी पूर्ति के अनुसार ही आपका मूल्यांकन होगा। ठीक है। इसके बाद यह उपागम संगठन के आंतरिक नियंत्रण, एकीकरण सहित कार्मिकों के लिए स्वनियंत्रण का कार्य भी करता है। ठीक है। संगठन के ये क्या करता है, एमबीओ क्या करता है, संगठन के आंतरिक नियंत्रण भी करता है, उनको एकीकरण मतलब एक करके भी रखता है, और कार्मिकों के लिए स्वनियंत्रण का काम भी करता है। स्वनियंत्रण से मतलब है अपने आप को खुद देख लेंगे, ज़्यादा पीछे मत पड़ो। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो अगला है फिर उद्देश्यों का निर्धारण सभी कार्मिक या संचालक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक व अधीनस्थ मिलकर करते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण सभी कार्मिक तथा संचालक। आप देखना, मैं एक बात बोलूँ आप लोगों से कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं, पता है आधे से एग्ज़ाम हमसे क्यों नहीं बनता, ये ऐसे शब्द आ जाते हैं, हमको मतलब ही नहीं समझ में आता। कार्मिक आपके सामने आ जाता है, मैं ना समझाऊं तो कार्मिक अगर आ जाए तो आप समझ जाओगे क्या कार्मिक का मतलब क्या है। कार्मिक का मतलब है संगठन में कार्य करने वाला। ठीक है। तो कार्मिक का मतलब कार्य करने वाला। तो
जब तक हम चीज़ों को, कई लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, आप पूरा पूरा पढ़ा रहे हो, पूरा नहीं पढ़ाऊँगी ना तो आपको समझ में कुछ नहीं, कुछ जो कठिन शब्द होंगे ना मैं उनको सरल शब्दों में बता रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, आप शब्दों को समझने लग जाओगे ना मैनेजमेंट के, तो आपको मैनेजमेंट बहुत ईजी लगेगा। लेकिन अगर आप शब्द ही नहीं समझोगे ना तो बहुत टफ लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ रहा है। अरे लैंग्वेज समझोगे तब तो। आपके सामने कोई चाइनीज़ खड़ा कर दिया जाए, आप बातचीत कर पाओगे उससे? सिर के ऊपर से निकल जाएगा सब। भले वो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा हो जो आपको आता है, लेकिन आपको भाषा नहीं समझ में आ रही है, आप क्या आंसर करोगे? वो अगर आपसे चाइनीज़ पूछ लेगा आपका नाम क्या है, तो आप आंसर कर पाओगे? आपका नाम आपको पता है, लेकिन आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही। वही होता है प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, शब्द ही समझ में नहीं आते, आंसर क्या करेंगे अपन? तो इसके लिए अपन को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो उद्देश्यों का निर्धारण सभी कार्मिक यथा संचालक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक व अधीनस्थ मिलकर करते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण सभी कार्मिक यानी सभी काम करने वाले, चाहे वो संचालक हो, प्रबंधक हो, सहायक हो, अधीनस्थ हो, कोई भी हो, सब मिलकर ही उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अब आता है एमबीओ के क्रियान्वयन हेतु निम्न चरण होते हैं। पूछा है एमबीओ के क्रियान्वयन हेतु कितने चरण होते हैं, तो निम्न चरण होते हैं। पहला है उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण, अब इसको 3-4 नाम दिए हैं इसमें उद्देश्य निर्धारण को। उद्देश्य का निर्धारण के लिए 3-4 शब्द दिए हैं। पहला है मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य। इंग्लिश में मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य। इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं उद्देश्य को, और ऑब्जेक्टिव्स। और प्रयोजन भी एक शब्द है, पर्पस, प्रयोजन। तो अपन पूछते ना किस प्रयोजन से आपका आना हुआ, यानी क्या लक्ष्य लेकर आप आए हो, किस मिशन से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो। ये सब एक ही हैं, समानार्थक शब्द है ये, मिशन, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने लक्ष्य पढ़ा है, उसने पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, उद्देश्य पूछ लिया, प्रयोजन पूछ लिया, तो हम वहीं ढेर हो जाएंगे, क्या पूछ लिया इसने, है वो एक ही। ठीक है, तो ध्यान रखना उद्देश्य के क्या क्या नाम है, मिशन, लक्ष्य, उद्देश्य और प्रयोजन। किंतु इनका अर्थ भिन्न होता है। अब अर्थ इन्हें भिन्न कर दिया। अतः लक्ष्य अंतिम उद्देश्य है। किसी भी चीज़ का लक्ष्य क्या होता है, अंतिम उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे पर्पस, हमने सिंपल से पूछते हैं आप किस पर्पस से आए हो, मतलब उद्देश्य लेकर आए हो ना, लेकिन वो लक्ष्य बना के थोड़ी ना आया, वो उद्देश्य से आया। मतलब उद्देश्य हुआ, पर्पस हुआ, ये छोटे शब्द हैं, छोटे छोटे कामों के लिए। लक्ष्य क्या होता है, एक निर्धारित होता है, मेन होता है, सबसे ऊपर लेवल पे। ठीक है, जबकि उद्देश्य इकाई उद्देश्य के रूप में कार्य करता है। उद्देश्य क्या करता है, इकाई उद्देश्य के रूप में। अतः लक्ष्य को प्राप्त करने तथा प्रभावी प्रबंध हेतु स्मार्ट होना चाहिए। अब आपका वही क्या बोल दिया, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट क्या है, 5 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 5 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। स्मार्ट वो बात समझ लेते हैं कि आपको अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो कैसा होना चाहिए, आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। कैसा, सबसे पहला है स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, डिसाइडेड कि हमारा लक्ष्य ये है। जैसे अभी आप लोगों का लक्ष्य क्या है, महिला सुपरवाइज़र। अभी बीच बीच में और भी वैकेंसीज आएंगी, और निकल गई, रेलवे की निकल गई, आपकी बहुत सारी निकल गई हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारित है, स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। ठीक है, दूसरा होता है मीजरेबल, नापा या मापा जा सके, मापा जा सके। इसको आँक लें कि इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा लेवल क्या है और एग्ज़ाम का लेवल क्या है, मीज़र कर सके जिसको हम। SM हो गया। अब आता है ए फॉर क्या होगा, अटेनेबल। अटेनेबल मतलब प्राप्त किया जा सके, जिसको आप प्राप्त कर सकते हो, अटेनेबल। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो चांद पे जाना है, मुझे तो तारों के बीच में खेलना है, बादल में जंप करनी है, तो क्या ये हो सकता है, अटेम्प्ट आप इसको कर सकते हो क्या, प्राप्त कर लोगे, नहीं। ठीक है, जो आप कर सकते हो वो लक्ष्य होना चाहिए।
इसके बाद रियलिस्टिक होना चाहिए, ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए कि काश मैं हीरोइन होती, काश मैं ऐसी होती, काश मैं पेरिस जा सकती, काश मैं लंदन जा सकती। ये सब क्या चल रहा है आपका, ख्याली पुलाव चल रहा है, रियलिस्टिक नहीं है। काम लक्ष्य वो बनाओ जो आप रियल में कर सको। आप ख्याल देख रहे हो इटली के और अमेरिका जाने के, जेब में नहीं हो 10 रुपये, पॉसिबल है क्या, है ना। तो रियलिस्टिक आप लक्ष्य बनाइए तो पूरा हो सकता है। इसके बाद आता है टाइम बाउंड, समयबद्ध हो, भाई इतने इतने टाइम में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया महिला पर्यवेक्षक निकालनी है लेकिन लक्ष्य बनाया नहीं कब तक निकालनी है, 2024 की निकालनी है कि आगे जो आएंगे उनकी निकालनी है। पता चला 10 साल बाद कोई पूछ रहा है क्या करना चाह रहा है, महिला पर्यवेक्षक बनना है, तभी से 10 साल पहले से लक्ष्य है। ऐसा थोड़ी होता है, एक लिमिट होती है कि 2024 का निकालना है तो इसी का निकालना भी, खत्म बात। तो टाइम बाउंडेड, ठीक है। आपका कैसा SMART हो गया, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंस्ड, ठीक है। ये आपकी स्मार्ट का मतलब हो गया कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। अब आएंगे दूसरे पर। पहला तो क्या था, उद्देश्य था आपका, जिसमें हमने इतनी पंचायत पढ़ ली, ठीक है, उद्देश्य निर्धारण। सेकंड है इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र की पहचान। भाई BMO के लिए आप, BMO क्यों आ रहा है मेरे मुँह पर बार बार, MBO के लिए सेकंड क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चुनाव, पहचान, महत्वपूर्ण क्षेत्र। भाई MBO अगर आपको लागू करना है तो पहले एक जगह तो डिसाइड करोगे कि नहीं, है ना। एक जगह बनाओगे, कहाँ पे करना है, कौन सी जगह पे क्या करना पड़ेगा आपको, सब कुछ उद्देश्य बना लिया। आप जगह नहीं डिसाइड करोगे, कंपनी कहाँ खोलोगे, क्या करोगे क्या नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है अधीनस्थों हेतु उद्देश्यों का निर्धारण। अधीनस्थों के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करोगे कि अधीनस्थों को हम क्या उद्देश्य दें। हमने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उद्देश्य बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब अधीनस्थों को अपन क्या देंगे, उद्देश्य देंगे, भाई आपको ये काम करना है, ये उद्देश्य है आपका, इसको पूरा करना है आपको। इसके बाद आएगा संसाधन। उनको उद्देश्य आपने पकड़ा दिया, अब संसाधन नहीं दोगे क्या, काम किस पे करेगा, वो कंप्यूटर पे करेगा, ला के दिया आपने, कैसे कह दोगे फिर काम करो, संसाधन दो पहले। इसके बाद परिणामों की समीक्षा एवं मूल्यांकन। कंप्यूटर दे दिया आपने, अब मूल्यांकन नहीं करोगे, समीक्षा नहीं करोगे उसने कितना काम किया कितना नहीं। पता चला वो दिन भर से गेम ही खेल रहा है, फेसबुक चला रहा है कंप्यूटर पे, है ना। तो आप उसका समीक्षा भी करोगे कि क्या परिणाम निकला, क्या हुआ क्या नहीं। इसके बाद पुनः चक्रीकरण या प्रतिपुष्टि, यानी मतलब फीडबैक। आप देखो कितना खतरनाक दिया, प्रतिपुष्टि अगर नहीं होता तो आप पुनर्चक्रीकरण में फंस जाते कि है क्या। प्रतिपुष्टि तो जहाँ तक हिंदी इतने तो लोगों को पता है, फीडबैक बोलते हैं उसको, लेकिन इसको तो कोई कहीं से नहीं पहचान सकता। अगर ये प्रतिपुष्टि नहीं लिखा होता या फीडबैक नहीं लिखा होता तो हम ही नहीं समझ पाते। पुनर्चक्रीकरण यानी फीडबैक होता है, फीडबैक देना, उसमें उसने अच्छा काम किया है, बुरा किया है, उसको फीडबैक देना, तब तो होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो हमने आज कवर कर लिया है। इसके कुछ MCQs भी हैं, लेकिन यार कल कर पाऊँगी, कल करेंगे अपन इसको, ठीक है। आज एकदम से 1 घंटे की क्लास रखेंगे, पता चला तुम लोग बुरी तरह घबरा गए कि ये क्या हुआ, हे प्रभु हे हरिनाम ये क्या हुआ, ठीक है। तो आज अपन यही क्लास ख़त्म करते हैं। एक काम करेंगे, इसके MCQs अपन कल देख लेंगे, कहो तो बोलो। आज इसको पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, कल आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बताना फिर, ओके। चलो भाई क्लास ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया, लगभग रात का 1 बजने वाला है। सोचो ज़रा, तुम लोगों के पीछे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तुम लोगों से एक लाइक करते नहीं बनता, हाँ। कौन एक हो रहे हैं पता है, क्योंकि बैठना पड़ता है और भी वीडियोस करनी पड़ती हैं, ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं, काफ़ी कुछ रहता है, घर के काम भी करके फ्री होकर बैठती हूँ। इतनी मेहनत के बाद सोचो 1 लाइक के लिए तुमसे बोलना पड़ता है, शेयर तो भूल ही जाओगे, तो शेयर कर दिया करो यार तुम लोग, है ना। जबरन के काम मत करो, मुझे गुस्सा आ गई तो मैं बंद कर दूँगी क्लासेस, ओके। शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। अगर एग्ज़ाम निकालना है, अगर चाहते हो ट्रिक से पढ़ो तो भाई ईमानदारी से बिल्कुल बिना बोले, ठीक है।